सुबह से ही लोग अस्पताल में जमा थे। नवाल और हसाम सुबह से 2 घंटे वहां बैठे और चले गए। राइट कब से उन तीनों को भी घर जाने का कह रहा था, मगर कोई भी घर जाने को तैयार ही ना था। जबकि एमल तो सुबह से ही खामोश बैठी थी। आयला सुबह जो अपने साथ नाश्ता लाई थी वो थोड़ा ही खाया गया था, जबकि किसी ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया था। मगर आयला और राइद ने मिलकर नूर बेगम और एमल को रात का खाना ज़रूर खिला दिया था। बाकी बचे थे तो राब खान, तो उन्हें नूर बेगम ने खिलाया, क्योंकि वो जब से आए थे राइद तो उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। शाम में जुजलान को देखने हैदर शाह आने वाले थे, मगर तुर्राब खान की वजह से कोई बदमज़गी ना हो इसलिए राइद ने उन्हें मना कर दिया था। वो खुद भी कल रात से अस्पताल में था, बहुत थक गया था, मगर वो जुजलान को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। जबकि अब वो किसी भी तरह से घर की खवातीन को घर भेजने वाला था। मामा आप सुबह से यहाँ बैठी हैं, थक गई होंगी, प्लीज़ घर चली जाएं, थोड़ा आराम कर लें। सर्दी वार से लगाए बैठी नूर बेगम के पास बैठते राइद धीरे से बोला, नहीं बेटा, मेरा घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। उनकी आवाज़ से उनकी थकावट का पता साफ चल रहा था, मगर वो फिर भी इनकारी थी। कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? इस तरह बैठे बैठे तो आप भी बीमार हो जाएंगी। राइद ने प्यार से समझाना चाहा, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गई। मैं घर जाकर कैसे आराम कर सकती हूँ जब यहाँ मेरा बेटा मौत के मुंह में पड़ा है? नम लहजे में वो बोली तो राइद ने गहरा सांस भरा। मामा, एमल और आयला को देखें, वो भी आपकी वजह से घर नहीं जा रही। और एमल इस हालत में इतनी देर उसका यहाँ बैठे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। पहले ही वो सुबह से यहाँ बैठी हुई है, कितनी थक गई होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी घर जाएं और इनको भी ले जाएं। बाकी जुजलान के पास मैं हूँ ना, जैसे ही वो होश में आएगा मैं आपको वापस बुला लूँगा। उसने बच्चों की तरह नरमी और प्यार से समझाया। उन्होंने गर्दन मोड़कर साथ वाले बेंच पर बैठी एमल और आयला को देखा। दोनों के चेहरों से ही लग रहा था कि वो बहुत थक चुकी हैं। आयला तो सुबह से बुर्के में नकाब लगाए हुए थी, और एमल वो वाकई बहुत बेआराम सी बैठी थी, जिस पर उन्हें ना चाहते हुए भी राइद की बात माननी पड़ी। ठीक है बेटा, मैं दोनों बच्चियों को घर ले जाती हूँ, मगर जैसे ही जुजलान को होश आए सबसे पहले तुम्हें मुझे इत्तला देनी है। नूर बेगम ने बावर कराया, जिस पर राइद मुस्कुराते हुए सर हिला गया। नूर बेगम एमल और आयला को घर लिए जा रही थी जब तुराब खान ने राइद को मुखातिब किया। राइद, तुम भी कल रात से यहाँ हो, तुम भी थक गए होगे, घर चले जाओ, मैं हूँ यहाँ जुजलान के साथ। तो राब खान ने फिक्रमंदी से कहा, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो रूखे अंदाज में बोला तो वो चुप हो गए। राइट, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ चलो, फिर कल सुबह को फिर आ जाना। नूर बेगम को तो रात की बात ठीक लगी थी, वो भी तो कल रात से यहाँ आया था, उनसे ज़्यादा तो वो थक गया होगा। आप फिक्र मत करें मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग घर जाएं और रेस्ट करें। उन्हें मुतमईन करके राइद हल्के से मुस्कुरा दिया। बेटा, मैं माँ हूँ और माँ अपनी औलाद का चेहरा पढ़ सकती है, और इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर सख्त थकन के आसार हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ घर चलोगे। नूर बेगम ने हुक्मिया अंदाज में कहा तो राइद उन्हें मना नहीं कर सका। अच्छा ठीक है, आप लोग बाहर चलें, मैं 2 मिनट में डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। उन लोगों को बाहर जाने का कहते वो डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ गया। हम 2 मिनट में आए। घर आकर फ्रेश होने के बाद वो बेड पर आंखों पर बाजू रखे आयला राइद को देखकर बोली, तो राइद ने बाजू हटाते आंखें खोलकर उसे देखा, जो अब दुपट्टा सर पर लेती बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। कहाँ जा रही हो? एमल के पास। वो अकेली है ना, तो हमने सोचा हम उससे पूछ लेते हैं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? आयला धीरे से बोली, तो राइद समझते हुए इस बात में सर हिलाता, वापस आंखें बंद करता बाजू आंखों पर रख गया। तो आयला कमरे से निकल गई। वो किचन से दूध का ग्लास भरती एमल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती अंदर आई। भाभी आप इस वक्त? एमल जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए पाँव सीधे किए किसी गहरी सोच में थी, आयला को देखकर सीधी हो बैठी। तुम्हारे लिए दूध लाए हैं और ये भी पूछने आए हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? आयला साइड कॉर्नर पर दूध का ग्लास रखती उसके सामने ही बेड पर बैठी। भाभी आपको आराम करना चाहिए था, आप थक गई होंगी, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं खुद ले लूँगी। एमल हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो आयला बगैर उसकी बात का जवाब दिए बस खामोशी से उसका चेहरा गौर से देखने लगी। क्या देख रही हैं? उसने नासमझी से मुस्कुरा कर पूछा। सच बताना एमल, क्या तुम्हें जुजलान भाई की हालत पर ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ? आयला ने बगैर घुमाए फिराए सीधा सवाल किया, जिस पर एमल की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। पता नहीं, वो एक गहरा सांस भरती कंधे उचका कर बोली। एमल, तुम उनकी बीवी हो, और जब शोहर तकलीफ में होता है तो सबसे ज़्यादा दुख बीवी को होता है, मगर आज उनके बारे में सुनकर तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी ना निकलना, और आंसू निकलना तो दूर की बात, हल्की सी नमी भी नहीं आई। आयला तज़बज़ब से बोली, जबकि एमल खामोश रही। एमल को खामोश देख कुछ देर बाद आयला फिर से बोली,
हम जब सुबह तुम्हें उनके एक्सीडेंट का बता रहे थे तब भी तुम्हारे चेहरे पर कोई दुख, तकलीफ या परेशानी के आसार नहीं थे, और बाकी पूरा दिन भी तुमने चेहरा बेतासुर ही रखा है। और तुमने अस्पताल में जुजलान भाई के पास रखने की भी जिद नहीं की अपने आप को, वरना कोई भी बीवी अपने शोहर को छोड़कर इतनी आसानी से वापस घर तो नहीं आती। मगर तुमने रुकना तो दूर, एक बार भी उनकी खैरियत तक का नहीं पूछा। ऐसा क्यों एमल? उसने इस तरह भी कैफियत में पूछा जिस पर एमल ने सर उठाए खाली नज़रों से उसकी जानिब देखा। मुझे खुद भी नहीं पता भाभी कि मैं कब एक बेहिस और पत्थर दिल शख्स के साथ रहते रहते खुद भी उसके जैसी हो गई, वरना मैं तो ऐसी थी कि गैरों की तकलीफ भी मुझे दर्द देती। अगर दूसरों पर कोई परेशानी आती तो वो मुझे अपनी परेशानी लगती थी। दूसरों के लिए मैं हमेशा आगे आगे रहती। मगर जुजलान के इतने सीरियस एक्सीडेंट का सुनकर भी मुझे अफसोस नहीं हुआ। मैं कब इतनी बेहिस बन गई मुझे पता ही नहीं चला भाभी। वो आम से लहजे में ज़रा हैरत से बोली। उसे अपने आप पर हैरानगी थी कि वो कब इतनी बदली कि उसे खुद भी एहसास न हुआ। हम जानते हैं इमल कि जुजलान भाई पहले एक बुरे इंसान थे। उन्होंने तुम्हारे साथ, दूसरों के साथ बहुत बुरा किया। उनका लहजा, उनका अंदाज सामने वाले को बहुत तकलीफ़ देता था, मगर उन्हें इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती थी, और ये चीज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन कुछ अरसे से वो खुद को बदल रहे थे। उनका अंदाज, उनका लहजा बदल रहा था। वो सबसे प्यार से पेश आते थे, तुम्हारी कितनी फ़िक्र करते थे, हर बुरे काम को तकरीबन छोड़ चुके थे, अपने किए पर शर्मिंदा भी थे। और जब कोई शर्मिंदा होकर आपसे माफ़ी मांग रहा हो ना, अपनी गलतियां तस्लीम कर रहा हो, तो सामने वाले को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बार बार उस शख्स का माजी दोहराता रहे, बल्कि उसे अपना दिल बड़ा करके अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना चाहिए। उसे सब कुछ भूल जाना बहुत मुश्किल होता है, मगर एक शख्स को उसके शर्मिंदा होने पर भी बार बार उसकी गलतियां याद करवाना गुनाह होता है एमल। आयला ने बहुत ही नरमी से तफसील से समझाया। भाभी, माफ़ करने के लिए इंसान का माफ़ी मांगना भी तो ज़रूरी होता है ना, जो आज तक जुजलान खान ने अपनी अना के हाथों मजबूर होकर एक बार भी नहीं मांगी। वो कहता है कि वो शर्मिंदा है, वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, मगर मैंने उसके इतने रूप देख लिए हैं कि मुझे अब उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता। वो तल्खी से ज़रा सा सर झटक कर मुस्कुराई। एमल, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन किसके दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। किसकी कैसी नीयत है ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और हम बस एक बात जानते हैं, माफ़ी मांगने से तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, और फिर हम तो इंसान हैं। क्या चीज़ है जो इतनी अकड़ लिए बैठे हैं? माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। आयला ने सुकून से मुस्कुराते हुए उसे समझाया। माफ़ कर देना इतना आसान नहीं होता है भाभी, और ना ही हर गुनाह की माफ़ी होती है। एमल धीरे से सारी पुरानी बातें याद करते बोली तो आयला मुस्कुरा दी। माफ़ करना इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना हम इंसानों ने बना दिया है। वो मुस्कुराकर बोली तो एमल उसका चेहरा देखकर रह गई। एमल, हर गुनाह की माफ़ी होती है, शर्त यह है कि तौबा सच्ची और पक्की हो, तो हर गुनाह माफ़ हो जाता है। हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम जुजलान भाई को हमारे कहने से माफ़ कर दो, बस इतना कहेंगे कि तुम हमारी बातों पर ज़रूर गौर करना। बाकी तुम खुद काफ़ी समझदार हो। आयला मुस्कुराते हुए हल्के से उसका हाथ थपथपाती उठ खड़ी हुई। दूध पी लेना, आयला शाइस्तगी से कहती कमरे से निकल गई। पीछे एमल वापस बेड क्राउन से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम हो गई। सुबह होते ही जहाँ एक खुशखबरी उनकी मुंतज़िर थी, वहीं उस खुशखबरी के पीछे दो बुरी खबरें भी आ रही थी। सुबह ही तुराब खान ने घर पर फ़ोन करके इत्तला दी कि जुजलान को होश आ गया है। डॉक्टर का कहना है वो ख़तरे से बाहर है। ये खबर सुनकर सबने ही सुकून का सांस भरा और जल्दी से नाश्ता करते तुराब खान के लिए नाश्ता लिए अस्पताल के लिए निकल गए। वो लोग अस्पताल के बड़े से कमरे में दाखिल हुए तो जुजलान सामने ही बेड पर लेटा था। वो कुछ देर पहले गनूदगी से बाहर आया था और जब से अब तक लेटा ही हुआ था। मेरा बच्चा। जुजलान के कमरे में दाखिल होते ही नूर बेगम फौरन उसकी जानिब बढ़ती नरमी से उसका हाथ थामती लबों से लगा गई, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी माँ कितना प्यार करती थी उससे, वो हमेशा उनका दिल दुखाता आया था। नकाहत ज़रा चेहरा, पीला रंग, आंखों के नीचे हल्के और सर पर बंधी पट्टी। वो काफ़ी बीमार लग रहा था। अपने लिए सबके चेहरों पर फिक्र, होश में आने पर सबके चेहरों पर खुशी देखते उसे बहुत अच्छा लगा था। मगर एमल, उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, जिससे जुजलान को तकलीफ हो रही थी। कैसे हो? राइद ने आगे बढ़ते उसकी खैरियत पूछी। मैं ठीक हूँ, बहुत आहिस्तगी से जवाब देते वो वापस नजरें एमल पर मरकूज कर गया, जो खामोशी से अब उसके पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना?
क्या ज़रूरत थी इतनी तेज़ गाड़ी चलाने की, देखा ना क्या हो गया। नूर बेगम ने फिक्रमंदी से पूछते आखिर में उसे डांटा तो वो उनकी डांट सुनता मुस्कुरा दिया। वो लोग जुजलान के साथ ही बैठे थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे जब एकदम तोराब खान के हाथ से फ़ोन छूटते ज़मीन पर गिरा, जिस पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? उनके चेहरे का रंग उड़ते देख जुजलान ने फिक्रमंदी से पूछा, जिस पर उन्होंने मुताज्जब नज़रों से उसकी जानिब देखा। उनके चेहरे पर छाई परेशानी को देख राइद आगे बढ़ा और ज़मीन पर पड़ा उनका फ़ोन उठाया तो उस पर एक वीडियो चल रही थी। जैसे जैसे राइद वो वीडियो देखता जा रहा था वैसे वैसे उसकी रगें वाज़ें होने लगी। क्या हुआ? आयला ने आगे बढ़ते राइद के कंधे पर हाथ रखते पूछना चाहा तो खून झलकाती नज़रों से एक नज़र आयला को देखता जुजलान की जानिब बढ़ा और उसके आगे फ़ोन किया। जुजलान ने फ़ोन की स्क्रीन पर चलती वीडियो देखी तो जैसे सांस लेना भूल गया। ये वही वीडियो थी जो नताशा ने बनाई थी। तो क्या उसने सिर्फ तो राब खान को भेजी थी या वायरल? इससे आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। अगर तो ये वीडियो वायरल हो गई थी तो ये उसके हक में बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला था। ये किसने भेजी है? ये झूठ है। वो एकदम उठकर बैठने की कोशिश करने लगा मगर ना उठ सका। सीधा हाथ ना हिला और ना ही पाँव। इतने वक्त से तो गनूदगी में था और उसे सही सब कुछ पता नहीं चल रहा था, मगर अब जब ठीक से होश में आते उठकर बैठने लगा तो उससे उठा ही नहीं गया। ये मेरा दायां हाथ क्यों नहीं हिल रहे? वो उलझन से राइट की तरफ देखकर इस्तफसार करने लगा। तुम्हारा आधा जिस्म मफलूज हो गया। सुर्ख आंखों से घूरते थोड़ा सख्ती से जवाब दिया गया, जिस पर जुजलान खान पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उसके साथ ये क्या हो गया था? वो मफलूज हो गया था क्या सारी ज़िंदगी के लिए? क्या सारी ज़िंदगी अब वो ऐसे ही रहने वाला था? कितना तकलीफ दे लम्हा था ये। जुजलान, मैं तुम्हें मना करता था ना कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करो। अब देखो इलेक्शन में 2 दिन बचे हैं और ये वीडियो पूरे मुल्क में तेज़ी से वायरल हो गई है। तो राब खान जैसे होश में आते तेज़ी से धाड़े, जिस पर जुजलान ने उन्हें खाली खाली नज़रों से देखा। बाबा ये सच नहीं है, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। जुजलान ने सफाई पेश करना चाही जब उसके आगे बढ़ते बेड पर रखा फ़ोन उठाते एमल ने वो वीडियो प्ले करके देखी। उसे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है। वीडियो देखते उसके चेहरे के तासुरात खतरनाक हद तक संजीदा हुए। उसने ज़रा सी गर्दन घुमाकर अपने पीछे खड़ी आयला को ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाहती हो, देखा ये नहीं बदल सकता। वो उसकी नज़रों का मफहूम समझते आयला परेशानी और बेयकीनी से नज़रें फेर गई। झूठ हो या सच, जो होना था वो हो गया ना। तो राब खान परेशानी से माथा मसलते बोले, बाबा मुझे अभी के अभी घर जाना है। जुजलान ने बेचैनी से कहा, जबकि बाकी सब तो अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। हम अभी घर नहीं जा सकते बेटा, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। तो राब खान ने समझाना चाहा, मुझे घर जाना है बाबा, तो मतलब जाना है। उसने बाएं हाथ से साइड मेज पर रखा कांच का ग्लास उठाते पूरी कुवत से ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। तो सब परेशान हो गए। मैं करता हूँ डॉक्टर से बात। राइट संजीदगी से कहता कमरे से निकल गया। उसे जुजलान की जहनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसे एक साथ 2 बड़े बड़े झटके लगे थे। उसका ऐसा रवैया नॉर्मल था और राइट जानता था कि उन्हें यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहिए, वरना कुछ देर में रिपोर्टर्स यहाँ पूछ के लिए भी पहुँच सकते थे। राइट के कमरे से निकलने के बाद जुजलान ने नज़रें एमल की जानिब की, जो उसे नफरत से घूर रही थी। जुजलान के देखते ही वो हकारत से उसके वजूद पर एक नज़र डालती कमरे से ही निकल गई। पीछे जुजलान बेबसी से सर तकिए पर रख गया। वो उससे बहुत बुरी तरह से बदजन हो गई थी। पहले ही क्या वो उससे कम नफरत करती थी, जो एक और मौका मिल गया था उसे। हसाम, फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए वो बेयकीनी से नवाल ने बेड पर लैपटॉप गोद में रखे हसाम को पुकारा। फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाते बेयकीनी से नवाल ने बेड पर लैपटॉप गोद में रखे बैठे हसाम को पुकारा। कुछ देर पहले ही उसे पता चला था कि जुजलान होश में आ गया और वो कब से उससे मिलने जाने की जिद कर रही थी, मगर हसाम साफ मना कर चुका था कि जब तक तो राब खान वहाँ मौजूद है वो उसे वहाँ नहीं लेकर जाएगा। क्या हुआ? हसाम ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। ये देखें। नवाल ने फ़ोन उसके आगे किया तो हसाम ने बेयकीनी से स्क्रीन पर चलती वीडियो को देखा। ये ज़रूर झूठी होगी, भाई ऐसा नहीं कर सकते। नवाल ने फ़ौरन जुजलान की साइड ली। नवाल, तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, मगर मुझे ये वीडियो बिल्कुल झूठी नहीं लगती। सभी जानते हैं तुम्हारे भाई की हर सरगर्मी को। हसाम ने संजीदगी से कहा तो नवाल ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। भाई ने सारे बुरे काम छोड़ दिए, ये ज़रूर किसी की साजिश है। नवाल ने फिर से अपने भाई का दिफा
दफ़ा किया, जिस पर हसाम गहरी सांस भरते वापस लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हुआ। हसाम, हमें चलना चाहिए ना भाई के पास। नवाल ने बेचैनी से उसका बाजू थाम कर कहा। नवाल, मैं मना कर चुका हूँ ना कि तुम्हारे बाबा के वहाँ होते तक मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा। हसाम ने उसे देखते नरमी से एक बार फिर समझाया। प्लीज़ ले चले ना, मुझे भाई को देखना है, उनसे मिलना है। नवाल ने एक बार फिर मनाने की कोशिश की। नवाल, मैं मना कर चुका हूँ ना, बात खत्म। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता? याद नहीं है कि कल दोपहर को उन्होंने कैसे बगैर किसी जगह का लिहाज किए कितना हर्ट किया था तुम्हें? और मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा वरना। हसाम सख्त लहजे में बोला तो नवाल की आंखों में आंसू उतरे, जिसे देखते हसाम ने सर में हाथ फेरते गुस्सा ठंडा किया। उसने हाथ बढ़ाकर नवाल को खुद से लगाया और धीरे से उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। नवाल, मेरी जान, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तुम्हें जुजलान से मिलवाने ले जाऊंगा, मगर आज नहीं। समझो मेरी बात को। वो उसके सर पर लब रखते नर्म लहजे में बोला तो नवाल बगैर कुछ बोले बस हल्के से सर इस बात में हिला गई। चलो कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखते हैं। हसाम उसकी कमर में उंगली से एक लकीर खींचता, बात बदलते हुए लहजा भी बदल गया तो नवाल धीरे से मुस्कुराती उसके सीने में मुंह छुपा गई, जिस पर हसाम उसका ध्यान दूसरी जानिब की मूवी लगा चुका था, जिसकी वजह से वो खुद भी उसके साथ छेड़छाड़ में मसरूफ था और कुछ ही देर में वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका था।